जैसा कि आपने कहा था कि यार बुक लिस्ट के बारे में बताइए, तो हाँ मैं आपको पूरी बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। पर एक क्वेश्चन ये बताइए कि अगर आपको पूरी बुक लिस्ट पता लग जाती है, मान के चलिए ये सामने आपकी बुक लिस्ट है LT ग्रेड की, तो आप ये इससे फंसता है या नहीं फंसता है आपका? बताइए। हाँ बिल्कुल फंसता है, क्वेश्चन भी फंसते हैं, एग्जाम क्वालिफाई होता है, बशर्ते आपको ये पता हो कि आपका कहाँ से सिलेबस आएगा, कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आना है। कहने का मतलब आपको ये पता लगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन बुक लिस्ट से ये क्लियर नहीं होता कि क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। देखिए दूसरा स्टूडेंट जो 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो भी जॉब ले जा रहा है, आप 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपकी जॉब नहीं लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, अच्छा कोरोना में आपने देखा ही था कि ना तो डिस्ट्रैक्शन आपके आगे कोई था, वही ना कोई बाधा थी, ना ब्याधा थी, ना गतिरोध था, ना व्यतिरोध था। कहने का मतलब कोरोना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने 15 घंटे तैयारी करी, दूसरे ने 4 घंटे, उसका सिलेक्शन हो गया, आप रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसने 4 घंटे में जॉब ली है वो जानता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसको बहुत अधिक क्लियर है कि ब्लूप्रिंट क्या है, क्या नहीं है। और अगर वो आपको भी क्लियर हो जाता है तो आप भी बहुत आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब केवल बुक लिस्ट से काम नहीं होगा। असल में आपने कहा था बुक लिस्ट बताइए, तो बुक लिस्ट है, लेकिन असल में आप जिस परीक्षा की बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है LT ग्रेड। मुझे नहीं पता आप LT ग्रेड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, आप उसे किस तरीके से लेते हैं, पर मैं शायद शब्दों में ना कह पाऊं कि LT ग्रेड क्या है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। वो ये कि जब शिकारी अपने शिकार पे जाता है तो उसके पिंजरे में जब हिरन फंस जाता है तो प्रॉब्लम जो है हिरन को हो जाती है, खतरा हिरन को हो जाता है क्योंकि वो शिकारी के चंगुल में फंस चुका है। लेकिन जब उसी शिकारी के जाल में कोई शेर फंस जाता है तो खतरा शेर को नहीं शिकारी को हो जाता है। असल में यहाँ पे जो LT ग्रेड है वो एक शेर का नाम है, और जहाँ पे ये टीचर्स जाते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, वो शिकारी का नाम है। क्योंकि वैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग में आपने TGT PGT का नाम सुना होगा, वहां से भी सेलेक्ट होकर टीचर जाते हैं और ये LT ग्रेड के टीचर भी आते हैं। तो इनको मैंने शेर क्यों कहा? इनको शेर कहने का उद्देश्य इतना है क्योंकि ये कोई TGT PGT आयोग इनकी भर्ती नहीं करता, इनकी जो भर्ती करता है वो PCS करता है। और मुझे कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है कि PCS क्या है, आप बखूबी जानते हैं कि ये PCS क्या होता है। वो कहते हैं ना लोग, क्या कहते हैं कि IAS PCS बनोगे। असल में ये जो एग्जाम जो आयोग कराता है ये PCS कराता है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। कौन कराता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आप समझ रहे हो कि TGT PGT, ये LT ग्रेड है। जो कौन कराता है? UP PCS। तो इसकी जो बुक लिस्ट है वो भी सब वही लागू होगी जो कौन सी होती है, आपका PCS में चलती है। तो यहाँ असल में बुक लिस्ट बता देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए आपको 4 बातें समझना पड़ेंगी। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, एक नियम होता है ब्लूप्रिंट का। वो नियम क्या है? 40-80, मतलब 40% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं। जो 40% सिलेबस होता है उससे कितने आते हैं? 80%। और जो 60% सिलेबस है उससे कितने आते हैं? आपके 20%। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 40% सिलेबस हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। भाई बात क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब जैसे कि आपने कहा बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट को तो मैंने बताया है, पर इससे पहले आपको 4 चीजें समझना पड़ेंगी। एक बुक लिस्ट को समझने से पहले आपको 4 चीजें बहुत अच्छे से समझना पड़ेंगी। अगर आप इन 4 चीजों को समझ पाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। जैसे आपके लिए बुक शायद एक किताब का नाम हो सकता है, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखो, मेरी दृष्टि से देखो, तो बुकें भी तो कई प्रकार की होती हैं। कोई संदर्भ बुक होती है, कोई मूल बुक होती है, कोई टेक्स्ट बुक होती है, कोई बेसिक बुक होती है। तो अब हम जानेंगे ये 4 चीज़ें क्या हैं। ये 4 चीज़ें अगर आप समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाओगे। तो ये 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ जो है वो बुक, कि आखिरकार बुक जो है कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा पैटर्न। क्या नाम है? परीक्षा पैटर्न। कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। भैया अधूरी बात हो गई ना कि आपको गन मिल गई,
गन मिल गई, बुलेट नहीं है तो गन बेकार है, वैसे ही बुक मिल गई तो ये बेकार है जब तक कि आपको परीक्षा पैटर्न क्लियर नहीं है। तो दूसरी चीज समझना पड़ेगी परीक्षा पैटर्न, और तीसरी चीज समझना पड़ेगी नोट्स। ये नोट्स का क्या मतलब है, ये नोट्स क्या है, और चौथी चीज समझना पड़ेगा मॉक टेस्ट। क्या? मॉक टेस्ट। वो जो आप बार बार कहते हो ना कि मेरिट बहुत हाई जा रही है, बहुत हाई मेरिट जा रही है, पेपर बहुत टफ आ रहा है, वो असल में लोग इन चारों पर लग के काम कर रहे हैं। जब इन चारों पर लग के काम कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत ऊपर जा रहा है। तो हम धीरे धीरे इसको समझेंगे कि आखिरकार क्या है। सत्यम सिंह और आयशा आजाद, आप दोनों ने कहा था सर बुक लिस्ट बताइए, तो आप पहले ये समझिए आखिरकार बुकें कितने प्रकार की होती हैं, बुकें क्या होती हैं और किस तरीके से परीक्षा पैटर्न इनसे अटैच होता है। तो सत्यम सिंह, तो जब तुम इस चीज को समझोगे तो बहुत आसानी से इसको जोड़ पाओगे। और आयशा आजाद, यहाँ पे आपको बुकों की प्रवृत्ति जाननी पड़ेगी। तो अब हम पहले बात करते हैं बुक की, कि बुक क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। असल में जब तक आप इसे नहीं समझोगे बात नहीं बन पाएगी। तो बुकें जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। पहली बुक कौन सी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? मूल बुक। कौन सी? मूल बुक या मूल पुस्तक। पहली पुस्तक कौन सी होती है? मूल पुस्तक। दूसरी पुस्तक कौन सी होती है? संदर्भ पुस्तक। तीसरी पुस्तक कौन सी होती है संदर्भ पुस्तक के बाद में? बताइए। अब क्या बताओगे, मैं ही बता रहा हूं। इसके बाद होती है आपकी जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल पे चलती हैं, यानी इसे कहते हैं टेक्स्ट बुक। अभी ये भी बताऊंगा टेक्स्ट बुक क्या होता है। टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक क्या होती हैं? जो बीए में, एमए में, बीएससी में, एमएससी में, जो कॉलेज के जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल में आती हैं टेक्स्ट बुक। और चौथे नंबर की जो किताबें होती हैं वो होती हैं माध्यमिक स्तर की बुक। जैसे माध्यमिक इंटर क्या, कक्षा 9 से इंटर तक की बुक मान लो, माध्यमिक स्तर की बुक। और 5वें नंबर पे आती है बेसिक बुक। कौन सी बुक होती है? बेसिक बुक होती है। और 6ठे नंबर पे आती हैं रिसर्च बुक। रिसर्च बुक क्या होती हैं? कुछ लोगों ने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया या किसी विषय पर रिसर्च किया और जोड़ के एक रिसर्च बुक बना दी। अब इसके बाद जो दूसरी बुकें आती हैं 7वें नंबर पे, वो होती हैं पब्लिकेशन। मतलब कोई ऐसा प्रसिद्ध पब्लिकेशन होता है उनकी बुक। ठीक है, बहुत से प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, आप जानते हैं, जैसे बौद्धिक पब्लिकेशन है। और मैं नाम लेना ज़्यादा ठीक नहीं है पब्लिकेशनों का, क्योंकि यहाँ पे चूंकि मैं एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाला हूँ कि कौन पब्लिकेशन क्या है। अगर ऐसे में मैं इन लोगों के नाम ले देता हूँ तो प्रॉब्लम ये नोटिस आ जाएगा मेरे पास कि भाई आप कैसे हमको वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप बहुत समझदार हैं, मैं इशारों में आपको समझा दूंगा, आप बुकों के बारे में सारे में समझ जाएंगे कि पब्लिकेशन, जो प्रसिद्ध पब्लिकेशन की बुक हैं वो आ गई इसमें। और 8वें नंबर पर जो आता है प्रसिद्ध राइटर की, जो प्रसिद्ध राइटर होते हैं या लेखक, प्रसिद्ध राइटर की वो बुकें होती हैं। और 8वें नंबर पे आपका जो आता है वो आती है बाजारू बुक। कौन सी बुक? बाजारू बुक, जिनको हम कहते हैं कचरा बुक। क्या कहते हैं? कचरा बुक, बाजारू बुक या कचरा बुक। और इसके बाद आते हैं 10वें नंबर पे किसी कोचिंग संस्थान की बुक। किसकी? कोचिंग संस्थानों की बुक। अब जानते हैं कई कोचिंग संस्थान हैं वो भी विषय में लेके अपनी बुक छापते हैं। तो ये 10 प्रकार की बुक होती हैं। तो मुझे ये बताइए आयशा आजाद और सत्यम सिंह की आप जो टेक्स्ट बुक जानना चाह रहे हो, तो ये 10 प्रकार की बुक होती हैं, इसमें कौन सी बुक बताई जाए? पहले हमें समझना पड़ेगा इन बुकों के बारे में, ये कौन सी बुक है। असल में कई बार स्टूडेंट क्या देते हैं, सर बुक लिस्ट बताइए, सर किताबों के बारे में बताइए, पर ये क्लियर तो होना चाहिए वो कौन सी किताब बताएं। क्या मूल किताब बताएं, क्या संदर्भ बुक बताएं, टेक्स्ट बुक बताएं। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं ये क्या होती हैं। देखो, मूल किताब वो होती है जो किसी एक टॉपिक पर आधारित होती है, उस टॉपिक से संबंधित जितनी जानकारी होती है वो उस एक किताब में होती है। ये विषय की नहीं होती है, ये टॉपिक की होती है। मान के चलिए एक टॉपिक है नदी, तो इसकी जो मूल किताब होगी उसमें केवल नदी के बारे में ही रहेगा कि विश्व की नदियां, भारत की नदियां, यूपी की नदियां, पीलीभीत की नदियां, कुल मिला के आपको बहुत बड़े स्तर पे बहुत डीप जानकारी होगी मूल किताब में। दूसरी किताब होती है संदर्भ बुक, जिसको कहते हैं रेफरेंस बुक। इसमें उस टॉपिक से थोड़ा पहले की जानकारी और एक एक शब्द को बहुत अच्छे समझाया जाएगा। जैसे एक विषय हिंदी,
अब हिंदी में एक टॉपिक है कबीर, तो रेफरेंस बुक कबीर की क्या होगी, उसमें कबीर के बारे में ही बहुत कुछ रहेगा। दूसरी होती है टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, जब कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज कोई सिलेबस तय करता है तो टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं, इन किताबों से जो टॉपिक आपके सिलेबस में होते हैं उनकी काट छांट करके उसको ऐड करते हैं एक किताब में, उसे कहते हैं टेक्स्ट बुक। जो आपने बीएड में पढ़ी थी वो टेक्स्ट बुक थी, क्योंकि असल में जो टॉपिक थे, मूल्यांकन टॉपिक था वो अपने आप में एक टॉपिक है, आपका अधिगम टॉपिक था वो अपने आप में बड़ा टॉपिक है। अगर आप मूल पुस्तक लेके आएंगे अधिगम की तो पता लगेगा कि बुद्धि के नाम पे ये कितना मोटा ग्रंथ है या बाल विकास के नाम पे इतना मोटा ग्रंथ है। तो अब ऐसे बहुत से ग्रंथों से मैटर निकाल के, टॉपिक निकाल के जो किताब रेडी की गई वो टेक्स्ट बुक थी। अब ये माध्यमिक स्तर की बुकें आप जानते ही हैं, जैसे हाई स्कूल कक्षा 9 से इंटर तक की जो बुक चलती हैं उसको माध्यमिक, बेसिक भी आप परिचित हैं। अब यहाँ पे 2 स्तर हो जाते हैं। जैसे माध्यमिक स्तर है, यहाँ पे 2 प्रकार की बुकें होती हैं, एक NCERT की, एक SCERT की। ये आपकी पूरे भारत में चलती है। जो ऑल इंडिया होता है, ऑल इंडिया में जो सिलेबस चलता है उसको कहते हैं NCERT, और जो केवल यूपी में चलता है वो SCERT। ये पूरे भारत में चलता है। ऐसी बेसिक का होता है, एक NCERT और एक SCERT, ठीक है। इसके बाद रिसर्च, कुछ अच्छे लोग जो मतलब लोग PhD करते हैं या रिसर्च करते हैं वही बुक बना देते हैं। तो ये बुकें होती हैं महत्वपूर्ण बुकें। इन बुकों से ही फिल्टर लगा के, इन बुकों से ही खींचातानी करके, इन बुकों से ही कट पेस्ट करके कुछ बुकें और बनाई जाती हैं। ये पब्लिकेशन छापते हैं और प्रसिद्ध राइटर छापते हैं। कुछ बाजारू किताबें आती हैं, पता ही नहीं पब्लिकेशन क्या है जी, टेट के नाम पे चले गए या LT ग्रेड के नाम पे चले गए, कोई हमें गाइड दे दो, उनने कोई भी गाइड आपको LT ग्रेड की पकड़ा दी और आप लिया है। बाजारू किताबें, कचरा किताबें। और फिर कोचिंग संस्थान की किताबें, कुछ कोचिंग संस्थान हैं वो भी अपनी बुक छापते हैं, तो उनकी किताबें होती हैं। वही तो होता है कि जब आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो वहाँ कहते हैं हम किस बुक से मानेंगे, या तो तुम बेसिक, अगर सुपर टेट में फंसा मामला या हाई स्कूल लेवल से LT ग्रेड में उन्होंने मैथ कहा है हम हाई स्कूल लेवल की मैथ पकड़ेंगे, तो कोई दिक्कत है तो वो माध्यमिक स्तर की बुक पकड़ेंगे। तो ये एंथेटिक बुक होती हैं, एक तरीके से बहुत ही मतलब कतई आप एक कह सकते हैं कि ये एंथेटिक बुक हैं, यानी हम इसको कहते हैं स्थापित या प्रसिद्ध बुक हैं। अब इसमें भी क्या है कि ये कुछ पब्लिकेशन छाप दिए, कुछ राइटर छाप दिए। जैसे मूल किताब एक ही टॉपिक को लेके होती हैं, ये कुछ ऐसी होती हैं, इनमें एक ही टॉपिक को लेके क्या होता है, एक ही टॉपिक को लेके इस तरीके से सारे कंटेंट होते हैं। अब दूसरी बुक आई संदर्भ बुक, तो ये संदर्भ बुक होती हैं। संदर्भ बुक में क्या होता है कि बहुत अच्छे से एक ही चीज़ को रेफरेंस के साथ पढ़ाया जाता है। तीसरी बुक जो ये कह रहे हैं ये होती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक वो होती हैं जो हमारे सिलेबस में लगा दी जाती हैं, जो हमारे सिलेबस में आ जाती हैं। फिर ये कह रहे हैं माध्यमिक स्तर की बुकें, तो माध्यमिक स्तर की बुकें ये होती हैं। देखो ये लिखा है इंटरमीडिएट और ये लिखा है प्रादेशिक भूगोल, ये इंटरमीडिएट करके बुकें। अब जैसे आपको मान के चलिए, चलो टॉपिक की बात भी बताएंगे कि कैसे करके टॉपिक तैयार करेंगे। तो ये आपकी माध्यमिक स्तर की बुकें हो गई जो बच्चा इंटर में पढ़ता है। अब मैं अगर सारी उठा के लाता तो ये बहुत ढेर हो जाता भाई। जैसे तो कक्षा 9 की हो गई, हाई स्कूल की हो गई, और फिर आप देखिए इंटर 11वीं की हो गई, 12वीं की हो गई, लेकिन मैं केवल 12वीं की ले आया, इंटरमीडिएट की ले आया। इसको कहते हैं माध्यमिक स्तर की। और बेसिक से तो आप परिचित हैं ही, जैसे मैंने बताया था बेसिक में भी यहाँ भी 2 होती हैं, एक NCERT, ये रही हमारी NCERT। अब ये भी मैं कक्षा 6 से लेके इंटर तक की मैं कक्षा 1 की एक ही बुक उठा लाया, क्योंकि सारी बुकें मतलब आपको केवल बताना है, कोई यहाँ दिखाना नहीं है, इतनी ढेर सारी हैं। जैसे ये NCERT है, आप इससे परिचित होंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, ठीक है, NCERT, BS ब्लूम। ये हमारी SCERT, हम लोगों ने जो प्राइमरी की एजुकेशन ली थी जिन स्कूलों से, वहाँ ये हमारी SCERT चलती है, ये किताब हैं। तो और इसके बाद अब आई पब्लिकेशन, मतलब कुछ बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिकेशन होते हैं जिनकी किताबें हम लेते हैं। जैसे अगर आप ये देखो तो ये है बौद्धिक पब्लिकेशन, बौद्धिक पब्लिकेशन। तो इन बौद्धिक पब्लिकेशन की बुकें आप इन्हें पहचानते होंगे, ये हैं बौद्धिक पब्लिकेशन की, ये रही।
तो ये पब्लिकेशन की प्रसिद्ध किताबें होती हैं जो बहुत ही अच्छी चलती हैं। तो अब इसके बाद अगला पॉइंट आया प्रसिद्ध राइटर। कुछ राइटर इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं जिनकी बुकें हम देखते हैं, जैसे ये, अगर जैसे ही कोई कहे कि हमें ज्योग्राफी तैयार करना है तो सर सबसे अच्छी बुक किन की है, तो सबसे अच्छी बुक है महेश कुमार बड़वाल। किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए। एसएसपी हैं जनाब इस समय, ये देखो महेश कुमार बड़वाल, ये किताबें होती हैं किसकी? तो इस तरीके से अब आपके सामने एक नई समस्या आ गई कि सर जी हम बात तो बुक लिस्ट की कर रहे थे, अब यहाँ तो पता लगा बुक की ही बहुत सी बिरादरियाँ हैं, बुक की ही बहुत सी जातियाँ हैं, बुक के ही बहुत से गैंग चल रहे हैं कि सर मूल किताब, संदर्भ बुक, टेक्स्ट बुक, माध्यमिक स्तर, रिसर्च स्तर। तो सर आप ये बताइए फिर हम किससे पढ़ें? तो इस समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो हमने दूसरे पहले नंबर पर समझा बुकों के बारे में कि बुकें क्या होती हैं। ये सब कड़ियां अभी आपस में जुड़ जाएंगी। थोड़ा सा आगे, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाएंगी। अब ये कड़ी कैसे जुड़ेंगी, अब हमने ये समझ लिया। अब हमें समझना पड़ेगा परीक्षा पैटर्न। क्या समझना पड़ेगा? परीक्षा पैटर्न, कि ये परीक्षा पैटर्न होता क्या है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कोई औषधि होती है ना, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है औषधि चाहिए, औषधि का मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल है भैया क्या? बुक। बुक क्या है? औषधि का मटेरियल, यानी जड़ी बूटी। कौन सी? जड़ी बूटी। ये क्या हो गई? औषधि हो गई। अब भैया ये तो बताओ वो औषधि किस मात्रा में लेनी है, कौन सी औषधि खानी है, कौन सी नहीं खानी है, और खानी है तो कितनी मात्रा में, क्या सब खा जाएं, क्या 2-3 किलो खा जाएं? यही तो हो रहा है भाई। आप जो बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं, बोले सर आपने बता तो दिया प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव का पढ़ना है, भूगोल के लिए महेश बड़वाल पढ़ना है। लो जी आपके सामने महेश बड़वाल उपस्थित है। तो भाई कितना खाना है ये बताएगा ब्लूप्रिंट, ये बताएगा परीक्षा पैटर्न। तो इसको हम कहते हैं मात्रा, क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में हमको दवा लेनी है। और इस दवा को जब आप बना लोगे तो सुरक्षित करने के लिए कहाँ रखोगे? किसी ड्रग स्टोर में या अपने किसी खास अलमारी में। उस अलमारी का नाम है नोट्स, उस अलमारी का नाम है नोट्स। भाई आपने बताया सर मूल किताब, संदर्भ बुक, टेक्स्ट बुक, ये बुक वो बुक, तो सर इतना मटेरियल अगर हम नोट्स हम मतलब इनको कैसे माइंड में रखेंगे? तो माइंड में रखेंगे नोट्स बनाकर। और इसके बाद सर प्रैक्टिकल कैसे करें? भाई दवाई होती है, टेस्टिंग होती है, वो होती है मॉक टेस्ट से। तो अब मैं आपको बताऊंगा परीक्षा पैटर्न कैसा होता है और वो किस तरीके से बनता है परीक्षा पैटर्न, और ये कौन कौन सी किताबें किस किस परीक्षा पैटर्न में काम करती हैं। ठीक है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको, मुझे साफ करना पड़ेगा ये, इसको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो परीक्षा पैटर्न से आप थोड़ा तो परिचित होंगे ही कि परीक्षा पैटर्न क्या होता है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। अभी हमने बात किसकी करी थी? बुक लिस्ट की। आपने जाना था बुक लिस्ट की, बुक लिस्ट क्या होती है। अब आप जानेंगे परीक्षा पैटर्न क्या होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाता है, एग्जामिनर की जो समझ में आता है वो रख देता है, जो उसे अच्छा लगता है वो आपका क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक निश्चित है। भाई आप चाहे दवा बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, तो हर दवा की क्वांटिटी जो है वो निश्चित होती है कि आपको इस मर्ज की दवा बनाना है तो इतनी ये बूटी बनाना है, इतनी ये बूटी डालना है, इतनी ये जड़ी बूटी बनाना है, इतना ये लगाना है। तो इस तरीके से सब कुछ निश्चित होता है। तो वैसे ही अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से परीक्षा पैटर्न होते हैं। तो परीक्षा पैटर्न एक नियम फॉलो करता है, 30% प्लस 30% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10% बराबर 100%। ये है परीक्षा पैटर्न ब्लूप्रिंट, ये है ब्लूप्रिंट। ये क्या होता है? आपने देखा 30% और इसके बाद प्लस 30% प्लस 20% प्लस 10% और प्लस 10% बराबर आपका कितना हो गया? 100%। अब आपने बुक लिस्ट समझी, अब ये समझो ब्लूप्रिंट क्या होता है, परीक्षा पैटर्न। कई लोगों ने क्वेश्चन किया था ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो इसे परीक्षा पैटर्न होता है कि जैसे चोर जब चोरी करते हैं तो वो हिसाब किताब लगाते हैं, कहाँ से भागना होता है, कहाँ से निकलना होता है, कैसे बचेंगे। ऐसे ही एग्जामिनर क्या करते हैं, ये पहले ही तय कर लेते हैं किस विषय से कितने क्वेश्चन लेना है, किस टॉपिक से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। तो ये जो 30% जो होता है ये क्या होता है, इसको हमारी भाषा में कहते हैं ज्ञान स्तर। कौन सा स्तर? ज्ञान स्तर, रटने वाला स्तर। इसको कहते हैं बोध स्तर। कौन सा स्तर? बोध स्तर। और ये होता है पूरे का पूरा चिंतन।
क्या होता है? चिंतन। और ये क्या होता है? विशिष्ट। यानी एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो बड़ा ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाता है। उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है? मेन्यू, कि वो 30% ऐसे क्वेश्चन रखता है जो रटने पे आधारित होते हैं, जो बाजारू किताबों से भी बन जाते हैं, जहां कोई ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। अब कोई भी बाजारू किताब ले आइए उल्टी सीधी, आपके ये ज्ञान स्तर के रटन विद्या वाले 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई एफर्ट नहीं है। 30% क्वेश्चन होते हैं बोध, जहाँ थोड़ी सी समझ लगती है। अगर आपने कभी किताब खोली है, थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं, तो थोड़ी समझ के साथ आपका ये 30% भी हो जाता है। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट जो है वो ये आराम से कर देता है 60%। लेकिन जो ये 20 क्वेश्चन होते हैं ये चिंतन लेवल के होते हैं। सर ये चिंतन लेवल क्या होता है? तो चिंतन लेवल कुछ ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए आपने नदी रट ली कि भारत में क्या है, नदियां हैं। चिंतन लेवल का मतलब ये हो गया कि भारत में आपने नदी पढ़ ली। नदी का क्या पढ़ा? नदी का ये पढ़ा कि सर नदी का एक पैटर्न होता है, क्या? जैसे ये है, तो नदी का कितने प्रकार होते हैं? तो आपने जाना कि नदी जो हैं वो नंबर 1 उत्तर भारत की नदियां, नंबर 2 दक्षिण भारत की नदियां। नदियां 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 उत्तर भारत की नदियां और नंबर 2 दक्षिण भारत की नदियां। और तीसरी अगर दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो पूरब में गिरने वाली और पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली, पूरब में बंगाली खाड़ी में गिरने वाली। तो कुल मिला के ये क्या होता है, ये एक ज्ञान स्तर का क्वेश्चन है कि आप बना दोगे। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताइए कि गंगा की नदियां कौन सी हैं, वो किस में जाके जुड़ती है, और यमुना किस में आके जुड़ती है। तो ये क्वेश्चन हो गया बोध स्तर, थोड़ा समझ। लेकिन पता है ये चिंतन स्तर का क्वेश्चन कैसा होगा? चिंतन स्तर का क्वेश्चन ऐसा होगा कि जे गंगा आ रही है और जे इसमें यमुना आ रही है। तो चिंतन स्तर में वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यमुना में पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जुड़ने वाली नदियों का क्रम बताइए, कि यमुना में पश्चिम से पूरब की ओर जुड़ने वाली नदी को क्रम बताइए। अगर आप इसे बहुत सरल भाषा में समझें तो मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ा आपने, महात्मा गांधी का पार्ट पढ़ा, तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। ये हो गया ज्ञान स्तर, ये हो गया ज्ञान स्तर। अब अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें बोध स्तर में कि भाई ये बताइए महात्मा गांधी ने कुल कितने आंदोलनों में भाग लिया था, कौन से सक्सेस हुए, कौन से फ्लॉप हो गए, तो ये बात आ गई थोड़ी सी बोध स्तर पे। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताइए महात्मा गांधी के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है, तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये आ गया चिंतन स्तर में। किस में आएगा? चिंतन स्तर में। मतलब जिसका चिंतन स्तर अच्छा होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। और इसके बाद भैया विशिष्ट क्या है? ये एग्जाम के पास एक विशेष पावर होती है कि वो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ऐसे लगाता है जिसका अता पता सिरा ही नहीं कि वो कहाँ से हैं, और जो स्टूडेंट इनके चक्कर में रहते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इन पर कभी भी ध्यान मत देना 10% पे। ये विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट लोगों के लिए होते हैं, और तब भी आपके थोड़े बहुत सही हो ही जाते हैं, प्लस ज़्यादा मेहनत करने का काम नहीं है। असल में मूर्ख लोग हुए या पढ़ने वाले हुए, जैसे कम पढ़ने वाले या मूर्ख लोग, वो ये तो आसानी से कर लेते हैं, उन्हें कोई बाधा नहीं है, 60% ले आते हैं। असल में सिलेक्शन मिलता है आपको इससे, सिलेक्शन मिलता है आपको यहाँ से, जिसके चिंतन में 20+ सही होंगे। पता लगा 60 वो ले आया, अब उसमें इसने 20 और कवर कर लिए, तो ये कितने हो गए? 80। बस सिलेक्शन यहीं से शुरू। तभी तो वो कहते हैं कि जिसके मान के चलिए 86.5 नंबर आए, एक के आए 86.8, तो 5 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, 8 वाले का हो गया। क्योंकि सिलेक्शन जो मिलता है वो पॉइंटों से मिलता है या 1 नंबर से मिलता है, वो यही 1 नंबर होते हैं कि यहाँ तक तो सब खींच लाए। अब इसके बाद जो आगे बढ़ा 81, 82, 83, यहीं से सिलेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये ज्ञान स्तर है, ये बोध स्तर है, ये चिंतन स्तर है, ये विशिष्ट स्तर है। तो अब इसमें वो किताबें कैसे जुड़ेंगी, जो मैंने बुक लिस्ट बताई थी, अब वो बुक लिस्ट इसमें किस तरीके से जुड़ेगी। अब देखिए वो इसमें कैसे काम करती है, कैसे बुक लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाती है। वो ऐसे आती है, देखिए अब आपने देखा कि यहाँ पे ये कौन सा स्तर है, ये है ज्ञान स्तर, ये है बोध स्तर, और ये है आपका चिंतन स्तर। तो यहाँ पे कौन सी किताबें किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है।
तो जैसा कि हमने बताया था कि ज्ञान स्तर में आपकी बाजारू बुक, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से नाम है बाजारू बुक, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सी बाजारू बुक हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत चलती हैं। अगर आप ये भी सर्च करेंगे एलटी ग्रेड की वीडियो के लिए कौन सी बुक लिस्ट देखें तो आपको बाजारू किताबें, लोग पता है क्या लिखते हैं, 3 किताबों से क्वालिफाई करिए एलटी ग्रेड। अरे भाई 3 किताबों से कैसे हो जाएगा, और वो भी इतनी बाजारू किताबों के नाम जो मतलब कचरा बुक जिन्हें कहा जाता है। तो बाजारू या कचरा बुक किताब अगर आप ये ले आएंगे तो आपके 30 नंबर आसानी से हो जाएंगे। या आप कोई भी पब्लिकेशन ले लेंगे, या आप कोई भी लेखक की ले लेंगे, या आप कोई भी गाइड ले लेंगे, और अगर नहीं भी लेंगे तब भी ये 30 नंबर आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात आई बोध वाले के लिए, यहाँ थोड़ा सा गेम है, यहाँ थोड़ा सा गेम जो है, यहाँ थोड़ा सा आपको, और हाँ एक किताब और भी काम करती है बेसिक की, अगर आप कक्षा 6, 7, 8 भी ले आएंगे तो ये किताबें यहाँ खूब काम करेंगी ये करने के लिए। अब बात आई बोध की, अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छा हो, तो इसके लिए आपको माध्यमिक स्तर की किताबें होनी चाहिए। अच्छे पब्लिकेशन की बुक आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए। और इसके अलावा आप अगर देखें तो अगर किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो वो भी आपके थोड़े बहुत यहाँ पे काम कर जाएंगे। कुल मिला के ये 60 नंबर आप बाजारू किताबों से, माध्यमिक वाली से, बेसिक किताबों से, अच्छे पब्लिकेशन से गाड़ी खींच लेंगे, पर सिलेक्शन मिलेगा चिंतन से। अब वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, जिन्हें आप कहते हो ऐसा क्वेश्चन आया हम तो कभी पढ़े ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। वो क्वेश्चन आते हैं मूल पुस्तक से। किससे? मूल बुक से। दूसरे नंबर पे संदर्भ बुक से। कौन सी? संदर्भ बुक से। जो आपने देखा होगा जब लाइब्रेरी जाते होंगे, कभी आप बीए में लाइब्रेरी गए हो या कभी बीएड में लाइब्रेरी गए हो, कभी तो गए होंगे, तो उस लाइब्रेरी में जो मोटी मोटी किताबें होती थी वो यही तो होती थी, मूल बुक और संदर्भ बुक। ना आपने कभी पूछा कि ये क्या है और ना कभी आपने जानने का प्रयास किया। असल में पहले के जो पेपर बनाने वाले लोग थे वो थोड़े बुजुर्ग लोग थे, कम पढ़ते थे। आजकल के यंग प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी नए प्रोफेसर्स हैं। अगर आप उनके घर पर जाएंगे तो उनकी किचन में भी किताबें मिलेंगी, उनके रूम में भी किताबें मिलेंगी, उनकी कार में भी किताबें मिलेंगी। ये किताबों को कभी अपने से दूर नहीं करते। संदर्भ बुक से बनेंगे। और इसके अलावा आपके पास इसको बनाने के लिए थोड़ा रिसर्च पेपर या रिसर्च की जो नई से कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगातार अपडेट होते रहते हैं, तो रिसर्च बुक भी लगती हैं। और चौथे नंबर पे विशेषज्ञ का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास क्या हो? विशेषज्ञ का गाइडेंस। ये विशेषज्ञ का गाइडेंस क्या होता है, ये भी आपकी बहुत हेल्प करता है। तो आपने देखा पब्लिकेशन की बुक, बाजार की किताबें, बेसिक किताबें यहाँ काम करी, माध्यमिक यहाँ काम करी, मूल किताबें यहाँ काम करी, और ये तो भाई इसका तो अक्कड़ बक्कड़ पता ही नहीं कहाँ से आ जाए, क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये अलग अलग किताबें अलग अलग, देखो भाई लेवल होता है, जैसे क्वेश्चन का लेवल कि ये सरल, ये उससे कठिन, ये बहुत कठिन, ये उससे कठिन, ये भैया किसी से होता ही नहीं। और ये अक्सर विवादित भी हो जाते हैं। वो विवाद वाली स्थिति आ जाती है ना, आप देखते हो हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन विवादित हो जाते हैं, तो यही मैटर होता है। इस पर तो कभी ध्यान देना ही नहीं है। तो अब बात आई कि हम ये समझ चुके हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो अब सर आपने बताया कि ये बुक लिस्ट है और ये हमारा परीक्षा पैटर्न है, तो अब तो हम खिचड़ी हो जाएंगे, हमारा सब खिचड़ी हो जाएगा। तो सर इस सबसे बचने का समाधान क्या है? भाई किताबों की लिस्ट सामने है और ये मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ कौन सी पढ़ना है। अब बात आई सर जी इसका समाधान क्या है, हम इस चीज़ से कैसे बचें और कैसे इससे पार लगें। जैसा कि मैंने आपका बताया कि इस बार जो आपका पिंजरा है, शिकारी के पिंजरे में हिरन नहीं फंसा है, शेर फंस गया है। तो खतरा किसको है? शिकारी को है, क्योंकि एलटी ग्रेड पीसीएस कराता है। कौन कराता है? पीसीएस, ना कि कोई दूसरा आयोग। तो इसका समाधान है वो है इसका तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? बुक लिस्ट। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? परीक्षा पैटर्न। आप परीक्षा पैटर्न भी समझ चुके हैं कि कौन सी किताब किस पैटर्न पर काम करेगी। और इसके बाद बात आई कि नोट्स। सर नोट्स कैसे बनाएं, इसको कैसे एडजस्ट करें? ऐसे तो सर इतनी किताबें हम पागल हो जाएंगे। असल में आप पागल नहीं हो जाएंगे, अगर आप इतनी किताबों को लगा के नोट्स बनाएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे नोट्स के बारे में कि नोट्स कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा।
असल में नोट्स से हम लोग, और हाँ एक चीज तो मैं और बताऊं, ये भी क्लियर हो रहा है कि इस बार हो सकता है एलटी ग्रेड में 2 पेपर हों, एलटी ग्रेड में 2 पेपर हों। पहले क्या था, एक पेपर था, आप गए आपने गोले भरे बात खत्म। लेकिन इस बार सुना जा रहा है एलटी ग्रेड में 2 पेपर होंगे, एक प्री होगा एक मेन होगा। और मेरे भाइयों अगर यहाँ प्री मेन हुआ तो विदाउट नोट्स तो तुम क्रैक कर ही नहीं पाओगे, विदाउट नोट्स तो तुम भूल ही जाओ। अगर वो भी पीसीएस जे में जो टॉप किया है एक मैडम है, उन्होंने यही बताया था, मैडम ने, उनकी कलम देखो, अगर आप उनकी वीडियो देखोगे, शायद मंजुला मैम करके हैं, तो मंजुला मैम बता रही थी इतने ढेर सारे उनके कलम थे, लिखते 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 कितने नोट्स बनाए थे। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सर ने ये कहा था जो आप लिख लेते हैं वो हमारा होता है और बाकी सब भटकता रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया एलटी ग्रेड में 2 चीजें होंगी, एक प्री और एक मेन। अगर प्री मेन हुआ तो विदाउट नोट्स तुम बच ही नहीं सकते। असल में हमारे साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। गलत ये हुआ है कि जो चीज जिस अर्थ में हमें समझानी चाहिए थी वो चीज उस अर्थ में हमें समझाई नहीं गई, एक अलग ही तरीके से वो चीज हमारे सामने प्रस्तुत करी गई। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। एक समझाता हूं गृह कार्य का, किसका, गृह कार्य का, और दूसरा समझाता हूं मैं आपको सेक्शन। आप जब भी अपने स्कूल गए होंगे, कॉलेज, तो आपने देखा होगा कि आपको जो गृह कार्य मिला वो पूरी कक्षा को एक सा मिला। जब आप अपने विद्यालय गए होंगे, हाई स्कूल में रहे हों या कक्षा 8 में रहे हों या कक्षा 6 में रहे हों, तो आपको गृह कार्य कैसा मिला, एक सा मिला। जबकि ये बात गलत थी, गृह कार्य कभी भी एक सा देने का नियम है ही नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो औसत बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मंद बच्चे होते हैं जो मंद तरीके से सीखते हैं, जो धीमी गति सीखते हैं, और कुछ विशिष्ट बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं, विशिष्ट। तो जैसे कि आपको इसका अर्थ नहीं समझ पाए गृह कार्य का, आप यही समझे कि बस गृह कार्य सबको एक साथ दिया गया, लेकिन असल में गृह कार्य का अर्थ था औसत के लिए अलग, मंद बुद्धियों के लिए अलग, या जो धीमे सीखने वाले हैं और जो विशिष्ट हैं उनके लिए अलग। ठीक है, लेकिन आपको भ्रम में रखा गया गृह कार्य सबको ऐसा। वैसे ही सेक्शन, आपको पता लगा कि सेक्शन 1 में ए में बच्चे ज़्यादा हो जाएं तो सेक्शन बी बना दो, सेक्शन बी में बच्चे ज़्यादा हो जाएं सेक्शन सी बना दो। और असल में ऐसा नहीं है, जो औसत बच्चे हैं उनके लिए सेक्शन अलग, धीमी गति वालों के लिए अलग और विशिष्ट वालों के लिए अलग सेक्शन होना चाहिए। तो वैसा ही कहीं ना कहीं आपके साथ नोट्स के साथ हुआ। आपको नोट्स का एक ही मतलब समझाया गया कि किताब का लिखा हुआ अपनी भाषा में छाप लेना, ये क्या होता है, नोट्स। असल में नोट्स के पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, और वो साइकोलॉजी आप कभी आपको बताई नहीं गई और ना आप समझ पाए कि वो साइकोलॉजी क्या थी। तो मैं आपको बताऊंगा नोट्स से हमारे 4 काम होते हैं। कितने काम होते हैं, 4 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी समस्याएं क्या क्या हैं। समस्याएं ये हैं कि आप देखिए नोट्स बनाने के लिए मान के चलो एक टॉपिक है नदी। क्या टॉपिक है, एक नदी। अब इस नदी टॉपिक का कैसे नोट्स बनेगा, नदी टॉपिक का, जैसे नदी टॉपिक है तो इस नदी टॉपिक का जो नोट्स बनेगा, उसका नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मूल किताब चाहिए। मूल किताब के बाद आपको कौन सी चाहिए, संदर्भ बुक चाहिए, संदर्भ बुक चाहिए। और संदर्भ बुक के बाद आपको क्या चाहिए, मान के चलिए टेक्स्ट बुक चाहिए। टेक्स्ट बुक वो होती हैं जो आपके बीए एमए में चलती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाली बुक है, ये आपकी बीए में भी चलती है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी चलती है। तो इस तरीके से बाकी बुकें तो और भी हैं, मैं लाता तो यहाँ बहुत ज़्यादा बुकें हो जाती, तो इसलिए कमी बुक आई हैं। तो आपकी ये टेक्स्ट बुक हो गई, और इसके बाद माध्यमिक की बुक हो गई, माध्यमिक की बुक हो गई, इसके बाद बेसिक की बुक हो गई। और कोई अगर अच्छा राइटर है तो उस अच्छे राइटर की या अच्छे पब्लिकेशन की बुक हो गई। ठीक है, तो सर इन सब को उठा के हम असल में इन सब बुकों का एक टॉपिक जो नदी है उनको एक जगह नोट्स में लाना ही नोट्स होता है। मतलब इन नदी का हम नोट्स बना रहे हैं। पहली बात तो एक समस्या आपके साथ और भी है, आप विषय कहते हैं, असल में विषय कोई नहीं होता, विषय के टॉपिक होते हैं। तो जो ज्योग्राफी का टॉपिक है नदी, तो उसका नोट्स बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे, मूल किताब का मटेरियल, संदर्भ बुक का मटेरियल, टेक्स्ट बुक का मटेरियल, किसका, नदी का, माध्यमिक का मटेरियल, बेसिक का मटेरियल, और भी कई किताबें हैं उनका मटेरियल आप क्या करते हो, एक जगह इकट्ठा करते हो। तो इसे क्या कहते हैं, नोट्स। तो नोट्स का पहला फायदा क्या होता है कि सभी जो किताबें होती हैं उनका मटेरियल एक जगह आ जाता है। मैंने बताया था जड़ी बूटी,
फिर आप उसकी क्वांटिटी बनाएंगे, परीक्षा पैटर्न, उसको रखेंगे कहाँ, उसको कहते हैं नोट्स। तो नोट्स का पहला फ़ायदा क्या होता है, विभिन्न किताबें, चाहे वो मूल किताब है, संदर्भ बुक है, टेक्स्ट बुक है, माध्यमिक की है, सब कुछ है, आपने कहाँ करा, एक जगह लाके लिख लिया। तो नोट्स का पहला फ़ायदा क्या है, मटेरियल एक जगह हो गया। और दूसरा फ़ायदा, हमारे एक वैज्ञानिक हुए एडगर डेल। कौन हुए, एडगर डेल, जिनका एक कॉन्सेप्ट है बहु इंद्रिय अनुदेशन, जो क्या कहते हैं कि अगर आप लिख लेते हो तो आपको 50% लिखने से याद हो जाता है। तभी तो हमें देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं लिख लिख के याद करते हैं, असल में उन्हें नहीं पता कि लिख के याद करने से 50% याद हो जाता है। और तीसरा काम नोट्स बनाने से ये होता है कि जब आप इसका भी पढ़ोगे, आप इसका पढ़ोगे, इन सब किताबों का पढ़ोगे, तो एक प्रकार की आप रिसर्च कर रहे होते हो, और रिसर्च करने से वो अपने आप क्या हो जाता है, याद हो जाता है। जब आप रिसर्च कर करके पॉइंटों को नोट करते हो तो वो अपने आप क्या हो जाता है, याद हो जाता है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा, रिवीजन करने में आसानी रहती है। क्या करने में, रिवीजन करने में आसानी रहती है। तो नोट्स के ये 4 महत्वपूर्ण काम रहते हैं। तो बात आई, सर जी अब ये इतनी किताबों से अगर हम नोट्स बनाएंगे तो हम तो हो जाएंगे पागल। ऐसा नहीं है, आप कोई पागल नहीं होगे, आप विद्वान हो जाओगे। असल में पीएचडी जो एक टॉपिक पे कराई जाती है, इसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक टॉपिक पे पीएचडी करने के लिए जो आप 50 किताबें पढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी अनायास आपके अंदर उन पूरी 50 किताबों का ज्ञान आ जाएगा। तो वैसे ही अब मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनेगा, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमको सबसे पहले बेसिक से वो टॉपिक पढ़ना होगा। मान के चलिए हमारा टॉपिक है नदी, हमारा टॉपिक है नदी, ये टॉपिक है नदी, नदी। अब इस टॉपिक का नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक की किताबों से ये टॉपिक पढ़ना है। क्या करना है, बेसिक किताब से टॉपिक पढ़ना है। भैया थोड़ा पता तो लगे नदियाँ होती क्या हैं, कि उत्तर भारत की नदियाँ कि दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत में भी क्या नाम है, पूरब की ओर गिरने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ, सह्याद्री से पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ। तो ये कब पता लगेगा, जब आप बेसिक पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ें, बेसिक के बाद माध्यमिक स्तर से उस टॉपिक को पढ़ें। कौन से स्तर पढ़ें, माध्यमिक स्तर से उस टॉपिक को पढ़ें। इसके बाद आप क्या करें, जो मूल किताब पकड़ें। क्या पकड़ें, मूल किताब। इस मूल किताब से आप एक प्री डायग्राम बनाएं। क्या बनाएं, प्री डायग्राम। ये प्री डायग्राम क्या होता है, प्री डायग्राम का मतलब कि भैया नदी बहुत बड़े स्तर में फैली हुई है। देखा जाए तो विश्व की नदियाँ, सबसे पहले नदी शब्द का अर्थ क्या है, नदी का क्या मतलब है। फिर जैसे ये मेरा एक नोट्स है जो मैंने रेडी किया है, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको प्री डायग्राम जो है वो ये होता है, ये देखिए ये प्री डायग्राम होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एनसीईआरटी का है, इसको थोड़ा सा भूल जाइए, ये आपका जो है कंपटीशन लेवल का है। तो अगर आप इस प्री डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये देखो हिमालय तंत्र, एक हिमालय का प्रवाह, एक प्रायद्वीपीय अफवाह, अफवाह कहते हैं नदी तंत्र को। तो हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत। असल में मैटर क्या है, ये मैटर है, आप देखेंगे ये इस तरीके से, ये क्या है, इसको कहते हैं आपका ये आपकी उत्तर की नदियाँ हो गई। ये कौन सी नदियाँ हो गई, उत्तर की। फिर हिमालय की, फिर हिमालय में 3 नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर ब्रह्मपुत्र में आ जाइए, फिर प्रायद्वीप में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली। तो ये मैंने पूरा एक प्री डायग्राम तैयार किया है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक नदी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्री डायग्राम रेडी करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि भैया ये पता लग गया कि हमको आखिरकार ये जो टॉपिक है इसका सिरा पैर कहाँ से कहाँ तक है, ये फैला कहाँ से कहाँ तक है। वरना पता लगा कि खत्म होने में नहीं आ रहा है टॉपिक। और प्री डायग्राम बनाने के बाद जब आप बन जाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, 10 ईयर देखेंगे। 10 ईयर मतलब 10 साल के पेपर, क्वेश्चन पेपर। अब वो भी किसके देखेंगे, ओनली पीसीएस, क्योंकि आपका जो ये आयोग है ये एलटी का आयोग पीसीएस आयोग है, क्योंकि इसका जो मतलब सबसे उच्चतम स्तर है पीसीएस का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीसीएस के 10 ईयर देखना है। और 10 ईयर देखने के बाद ये देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस खंड से आ रहे हैं, कि उसमें भी ये तय होता है कि पूरा टॉपिक नदी नहीं पढ़ना है। अब जैसे आप ये देख रहे हो मेरा वाला नोट्स है, तो इसमें कहीं कहीं आपको रेड दिख रहा है, दिख रहा है रेड, ये तो ये टॉपिक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है कि जो परीक्षा पैटर्न में सबसे ज़्यादा पूछे सिंधु से, गंगा से, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये कहाँ से पता लगेगा, 10 ईयर से, कि आपको इसमें कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब बेवकूफ़ी कब हो जाएगी, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ें। समझदारी क्या है, पढ़ना तो पूरा है लेकिन गहराई से यहाँ पढ़ना है और बाकी सबको आराम से
पढ़ना है। तब आपका क्या हो गया, 10 ईयर देखा और इसके बाद आपने अंडरलाइन किए वो टॉपिक जो टॉपिक आपको यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद आपने फिर नोट्स तैयार किया। और नोट्स तैयार करने के बाद क्या करा, नोट्स तैयार करने में पहली बात A4 पे नोट्स बनाइए। किस पे बनाइए, A4 पे बनाइए। जैसे ये नोट्स है A4 पे बनाए, और इधर का पेज हमेशा खाली रखिए। ये पेज खाली क्यों रखिए, आपने ये नोट्स बनाया, आपको कुछ और नोट करना है तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। जैसे ये है पेज, अब सिंधु नदी तंत्र है तो यहाँ नोट्स बना हुआ है, यहाँ पे इसका डायग्राम आ गया। अब ये देखो इस तरीके से आ गया, ये खाली है। तो होगा क्या कि नोट्स बनाने के बाद आपको कुछ तथ्य मिलेंगे। जैसे आप किसी और किताब पे गए, किसी पब्लिकेशन की बुक पे गए तो टॉपिक का नोट्स तो रेडी है, अब आपको कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो आपने तथ्यों को ऐड करने की जगह कहाँ बचेगी, तो जगह आपके पास जो बचेगी वो यहाँ पे जगह बचेगी। जैसे ये देखिए अब ये लिखा है तो यहाँ मैंने इनको ऐड कर लिया, दिख रहा है आपको। और देखिए ये देखिए कैसे करके गंगा बनी है। इसके बाद आप आगे आएंगे तो देखेंगे इस तरीके से ये पूरा डायग्राम है गंगा का। तो नोट्स बनाने में ध्यान क्या रखना है आपको कि जैसे ये देखो जगह खाली थी तो यहाँ पे भारत का, विश्व का ये सब लिख लिया। तो इस तरीके से आपको नोट्स रेडी करना है। तो ये तथ्य करने के बाद फिर इसको आप याद करेंगे, और सबसे अंतिम चीज़ आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाएंगे PCS, इसके मॉक टेस्ट मतलब आपने अपने नोट्स में हाँ एक क्या करा कि बेसिक, माध्यमिक, मूल का, इसके बाद 10 ईयर के अकॉर्डिंग पैटर्न देखा, फिर नोट्स बनाए और तथ्य उसमें ऐड करे, और अंत में मॉक टेस्ट दिए PCS के। ठीक है। अब जैसे आप कहोगे सर किताब, तो जैसे आप ये मूल किताब पकड़ोगे तो इसमें नदी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। अब ये किताब है चैप्टर, तो आप अगर महेश वड़वाल देखोगे तो इसमें भी नदियाँ हैं। अब इसके बाद आप भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल देखोगे तो इसकी, क्योंकि लंबा बहुत हो जाएगा मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। जो देखो लिखा है झीलें, पर्वत, पहाड़, नदी, नदी के कार। अब इसके बाद भारत के इसमें आ जाओगे आप तो भी देखो, ये देखो पूरा कॉन्सेप्ट है इनका नदी का। ये देखिए है नदी है, ओडिशा की प्रमुख नदियाँ, गोदावरी की सहायक नदियाँ। ये देखिए आपके सामने अफवाह तंत्र प्रतिरूप। और इसके बाद आप इस किताब में आओगे तो यहाँ भी आपको, जैसे ही आप विषय सूची खोलोगे तो आपको यहाँ पे नदियाँ, अफवाह तंत्र मिल जाएगा। सिंचाई आ गया, और ये देखिए मिट्टी, जलवायु, अफवाह तंत्र ये आ गया। और इस तरीके से इंटरवाली में भी कहने का मतलब एक ऐसा नोट्स तैयार होगा जो, जैसे ये माध्यमिक की किताबें हो गई और ये आपकी बेसिक की किताबें हो गई, ये हो गई बेसिक किताबें। तो नदी का ऐसा नोट्स बनेगा कि जितनी भी किताबें हैं और आपका एक जगह पे नदी का नोट्स बन जाएगा। अब भाई एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका नदी का नोट्स फ्लॉप नहीं होगा। और इसके बाद आए PCS के मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे जो लिखा है देखो गंगा बेसिन, तो इसमें आपको दिख रहा है GIC प्रवक्ता। इसके बाद ये देखो UP PCS कि नदियों को दक्षिण की गंगा कहते हैं, UP PCS। मतलब आपको मॉक टेस्ट कोई मार्केट में जाके कोई बाजारू मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। आपको जो PCS के 10 साल के पेपर हुए हैं या TGT PGT में जो 10 साल के केवल नदी के क्वेश्चन आए हैं, अब तो ऐसी किताबें भी आती हैं जहाँ पे टॉपिक चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पर वो TGT PGT के हों, वो PCS, TGT PGT छोटा लेवल हो गया, PCS बड़ा लेवल हो गया। IAS में ऐसे क्वेश्चन जो नदी संबंधित आए हैं तो उनके आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से बुक लिस्ट और आपका परीक्षा पैटर्न मिला के क्या बनाएगा, नोट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, नोट्स बनाएगा। जैसे मैंने बताया कि महेश वड़वाल और SK ओझा, तो दोनों किताबें यही हैं। ये लिखा है देखो बाड़ी पब्लिकेशन, और इसके राइटर जो हैं SK ओझा, और ये जो हैं आपके ये वाले हो गए महेश वड़वाल। तो नदी इसमें भी है और नदी इसमें भी है। तो इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट रेडी होगा। देखिए तो इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। तो बुक लिस्ट का फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आपको 3 कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होंगे। जैसा कि मैंने पहला बताया था किताबें कि कौन कौन सी किताबें होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। दूसरा परीक्षा पैटर्न। तीसरी बात क्या होती है आपका परीक्षा पैटर्न के बाद नोट्स, और नोट्स के बाद मॉक टेस्ट, नोट्स के बाद चौथे नंबर पे मॉक टेस्ट। असल में मैटर क्या है, यहाँ भी एक बड़ा गेम है। अब क्या बताया जाए उसके बारे में। टीचर भी 2 तरीके के होते हैं, टीचर भी 2 तरीके के होते हैं। एक टीचर वो होते हैं जिनको सामान्य शिक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षक।
इनका काम क्या होता है कि कोई भी विषय लिया, जैसे भूगोल लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई मतलब नहीं, भूगोल पढ़ाया, बात खत्म, अब जी तुम्हारी किस्मत है, फंसेगा तो ठीक है, नहीं फंसेगा बात खत्म। दूसरे होते हैं विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ, ये विषय विशेषज्ञ क्या होते हैं? ये असल में ब्लूप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ होते हैं। ये 3 बातें जानते हैं। पहली बात ये जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जामिनर का पैटर्न क्या है, उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, पेपर बनेगा तो नुदीसी क्वेश्चन कैसा आएगा। कि भूगोल में अब जैसे आप मान के चलो कि जीव विज्ञान है, अब एक स्टूडेंट जो शिक्षक है वो आया, पूरी जीव विज्ञान पढ़ा गया, पूरी जीव विज्ञान पढ़ा गया। अब वही विषय विशेषज्ञ आया, उसने क्या करा, देखो जी 4 टॉपिक पढ़ लो, किसमें? जीव विज्ञान में, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। पहला पढ़ लो मानव शरीर। कौन सा पढ़ लो? मानव शरीर, कि भैया कंकाल क्या है, अंगों का सिस्टम क्या है और हड्डियां कितनी होती हैं, कि मानव शरीर के बारे में पढ़ लो। दूसरा पढ़ लो उत्सर्जन एवं परिवहन, उत्सर्जन और परिवहन। अब उत्सर्जन परिवहन में हृदय आ गया, ब्लड आ गया, किडनी आ गई, ठीक है, फेफड़े आ गए। और जो अगला पॉइंट है वो है पोषण, पोषण पाचन। तो पोषण पाचन के अंदर रोग आ गए, ठीक है, जीवाणु आ गए, विषाणु आ गए। और अंतिम टॉपिक जो हो गया, इनका जो अंतिम टॉपिक है वो क्या है कि जो वनस्पति होती है उसमें भी एक होता है आकार की, एक होता है कार की। मतलब पत्ती के बारे में पढ़ लो, थोड़ा पुष्प के बारे में पढ़ लो। तो जो परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ होते हैं, विषय विशेषज्ञ, वो इस तरीके से पढ़ाते हैं। असल में जो स्टूडेंट जॉब लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे गाइडेंस होती है, क्योंकि जॉब लेने वालों की जो संख्या है वो 2% है। वो ये है कि वो ब्लूप्रिंट के बारे में समझते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम लोग भी जो गारंटी बैच पढ़ाते हैं, LT ग्रेड के, GIC प्रवक्ता के, सुपर टेट के, जैसा कि आप देखते हैं CTET की भी क्लासें चल रही हैं, तो उसमें हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। पहले इन सब के जो नोट्स बनवाते हैं तो उसमें सारी किताबों का मटेरियल ऐड होता है, इसके अलावा उन्हीं नोट्स से पढ़ाए जाते हैं, तब बच्चे गारंटेड पास होते हैं। और बात रही LT पढ़ाने की, तो LT आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग सुपर टेट में, GIC प्रवक्ता और चीज़ों में उलझे हुए हैं। उनके बैच ऑफलाइन चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, तो इसलिए हम थोड़े उलझे हुए हैं। तो इसलिए जो नोट्स की बात करते हैं तो वो समझ लें नोट्स ऐसे बनते हैं। असल में आप इसमें घुस के जब काम करोगे तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी और बढ़िया हो जाएंगी। तो हाँ, मेन चीज़ तो बुक लिस्ट आपको थोड़ा बता ही दूँ। देखिए इतिहास के लिए जो लोग अब भैया की कहेंगे सर इतनी रामायण बताई तो बुक लिस्ट ही बता दो, तो समझ लो आपको बुक लिस्ट वही काम करेगी जो PCS में काम करती है। इससे नीचे की कोई बुकें काम नहीं करेंगी, कोई भी मार्केट बुक काम नहीं करेगी। इतिहास 3 होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के लिए केसी श्रीवास्तव और झा एंड श्रीमाली की बुक बहुत बढ़िया है। किसी लोकल बुक सेंटर पर नहीं मिलेगी, या तो ऑनलाइन मंगाइए या थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पूरा कंपटीशन का खेल होता है वहाँ से देखिए। इतिहास के लिए, मध्य के लिए हरिश्चंद्रा की और LP शर्मा की बुक बहुत बढ़िया बुक है। क्योंकि असल में ये बुकें क्या हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है, 30 कॉन्सेप्ट है आपका, 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10। ये तो आप बना ही लोगे, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करना। ये 60 नंबर तो आपके अपने पिताजी के हैं, आपके अपने बॉलेट में हैं। ये कोई अब दिक्कत है ये नंबर लाना, तो तैयारी आपको इसकी करना है 20 से 40 नंबर की। ये 10 तो बनेंगे नहीं, अब बचे 30 नंबर। ये 30 नंबर के क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो ये किताबें हैं। हो सकता है आपने इन किताबों के नाम ना सुने हो सकता है कुछ प्रसिद्ध हैं आपने सुनी हो। तो आधुनिक के लिए यशपाल एंड ग्रोवर की बुक आती है। ये बुकें राइटर के नाम से मिलती है, ना कि पब्लिकेशन के नाम से। बिपिन चंद्रा, हाँ कुछ पब्लिकेशन के नाम से ही मिलती हैं। तो अब पब्लिकेशन में जैसे टाटा मैग्रा हिल्स है, ठीक है। तो अब आप क्या लोगे, आधुनिक में यशपाल एंड ग्रोवर, बिपिन चंद्रा और सुमित सरकार की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। भूगोल की बुक, अब ये सारी बुकें मैं आपके यहाँ लेके आता, असल में मेरा रूम अलग है, क्लासरूम अलग है और घर अलग है, तो वहाँ से लाने में बहुत प्रॉब्लम होती, तो इस बारे सारी बुक में लाया नहीं। मैं ज्योग्राफी की लाया, वो आपने देखी है कि महेश वड़वाल और SK ओझा। अब पोल्टी, राजनीति विज्ञान के लिए कौन सी, लक्ष्मीकांत बहुत ही फेमस राइटर है, आपने सुने ही है। DD बसु, सुभाष कश्यप, ओम प्रकाश गावा, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में मिश्रा एम पुरी की बुक अच्छी है। कंप्यूटर के लिए विनय ओझा या सिखवाल ले लो, सिखवाल भी अच्छी है, ठीक है। विनय ओझा या सिखवाल,
ये दोनों बुकें जो हैं वो अच्छी बुकें हैं। करंट के लिए भाई स्पीडी बहुत बढ़िया है, स्पीडी में कोई कमी नहीं है, मस्त बुक है स्पीडी की, स्पीडी देख लीजिए। विज्ञान के लिए टाटा मैग्रा-हिल्स अच्छी है, या विवास पैनोरमा की भी अच्छी है। असल में जो विवास पैनोरमा की बुक आती है वो प्रौद्योगिकी के लिए है, और टाटा मैग्रा-हिल्स विज्ञान अच्छी है। गणित के लिए एम टेरा ले लीजिए, आर.डी. शर्मा ले लीजिए, या आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। कुल मिला के ये आपकी एक बुक लिस्ट हो गई। तो इस प्रकार से आप इससे चीज़ों को देख सकते हैं। और बाकी मैं एक काम आप बताइए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए जैसे कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप भैया कि आप प्राचीन में क्या क्या पढ़ेंगे। प्राचीन तो बहुत है ना, कि वैदिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर मगध आ गया, फिर मौर्य आ गया, फिर मौर्योत्तर आ गया, फिर राजपूत काल आ गया, फिर कुषाण, ये सब। तो अगर आप इस सबसे बचना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा। इतिहास में 3 इतिहास हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, चैप्टर जो प्राचीन भारत के हैं। तो उसमें आपको पूरा प्राचीन भारत नहीं पढ़ना है, केवल मैं जो चैप्टर बताऊंगा वो चैप्टर आप पढ़ लेना। ऐसे में मध्य भारत के चैप्टर बता दूंगा, और आधुनिक के बता दूंगा, भूगोल में बता देंगे। अब भूगोल भी असल में 3 प्रकार का भूगोल है। पहला भूगोल कौन सा है? नंबर 1 है स्थल मंडल, नंबर 2 जैव मंडल, नंबर 3 जल मंडल, और फिर वायुमंडल। तो मैं इसमें भी आपको टॉपिक बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, किस अकॉर्डिंग टू एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। असल में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जीएस का लेवल एक ही है। अब इसके बाद देखिए, आप पोल्ट्री में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, तो आप इस सारी आफत से बच जाएंगे, और इन सबके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आप उनको क्या करें कि इन किताबों से पढ़ लें। और नहीं तो आप मुझे बता दें, तो जब मेरा ये सुपर टेट का बैच खत्म हो जाएगा और जीआईसी प्रवक्ता का, तो मैं आपका क्या करूँगा कि इसकी वीडियो बना के आप तक को इस पर ग्रुप चैनल पर पहुँचा देंगे। और तब तक आप क्या करिए, मैं जो आपको टॉपिक दूंगा उन टॉपिकों के बारे में आप पढ़ते रहिए। और YouTube पे भी आप कोई टॉपिक देखना चाहें तो कुछ नहीं है, बस PCS लेवल से देखिए। जिसने LT ग्रेड में लेवल PCS से नीचे रखा वो लुढ़क जाएगा, और जिसने लेवल ऊंचा रखा वो हो जाएगा। और इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये इसलिए है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि यहाँ 2 मेंटलिटी के स्टूडेंट हैं। एक वो जो कहते हैं 120 का विषय है और 30 नंबर का जीएस है, हम 120 सही कर देंगे, 30 छोड़ो, वो मारे जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ आप 100 ले आए और 30 में आपके 25 आ गए, 125 नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारे लोग 90% एक ही गलती करते हैं, जीएस पे फोकस ना करके अपने सब्जेक्ट पे करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है ही बहुत नंबर का। आप ये गलती ना करें, आप बहुत अच्छे से करें। और इसके अलावा भी आपको जो प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका समाधान करा जाएगा। बस अभी थोड़ा सा सीटेट और सुपर टेट और जीआईसी प्रवक्ता कि आप जानते चल रहे हैं, क्योंकि हम केवल शिक्षक भर्ती पढ़ाते हैं, शिक्षक भर्ती के अलावा कुछ नहीं पढ़ाते। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान करा जाएगा। ठीक है।